Welcome to GeoHawks Academy and today's chapter is chapter 4 agriculture. ओके तो एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर बेसिकली हमारा किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बेस प्रोवाइड कराने के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने बात की सबसे पहले आपसे इकोनॉमी की। ओके अब इकोनॉमी नॉर्मली हम इतना समझ सकते हैं, और इकोनॉमी का मतलब किसी भी प्लेस की या किसी भी कंट्री की, किसी के घर की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी का मतलब है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मतलब उसके घर में जो मनी का एक्सचेंज है, मतलब क्या है कि उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है मतलब वो कैसा है। ओके तो अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमी की बात करते हैं किसी भी कंट्री की, अगर मैं जैसे बात करूं कि अगर हम अपने लोकेलिटी में देखते हैं, अपने घर की बात करते हैं, किसी एक घर की, हर घर में आप देखते हैं कि हर एक पर्सन जो है वो अर्निंग का सोर्स है उसके। ठीक है, अब किसी भी घर को चलाने के लिए क्या होता है, एक आपका पेरेंट्स होते हैं जिसमें कि अगर आपका फादर होते हैं, कई बार ये होता है कि फादर जो होते हैं वो अर्निंग करते हैं। ओके आपके फादर जो बाहर जॉब करते हैं तो उससे क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं, वो मनी लेकर आते हैं। उसके अलावा आपकी मदर जो है वो घर में कुक करती हैं। ओके उसके अलावा भी आपकी जो मान लीजिए सिस्टर है, ब्रदर है, वो किसी और अगर अदर प्रोफेशंस में लगे हैं, जैसे लाइक आपको ये कह सकते हो कि टीचर हैं, वो टीचिंग कर रहे हैं, या फिर वो डॉक्टर हैं। ओके तो ये इस तरह से क्या है कि आप एक किसी भी घर की इकोनॉमी जो है इसी बेसिस पर चलती है कि उस घर में जो मनी का सोर्स है वो किस किस वे में है। ओके और साथ में मतलब सिंपल क्या है कि मनी का आना और मनी का जाना दोनों किस तरह से आप उस घर का कैसा चल रहा है। एज इट इज अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी, तो हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ओके वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट इकोनॉमी के हम पहले ये देखें कि इकोनॉमी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है। जो मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है जो कि कुक कर रहा है, एक पर्सन जो टीचिंग कर रहा है, एक पर्सन है जो डॉक्टर है, वो किसी मतलब डॉक्टर के थ्रू किसी पर्सन को क्या नाम सर्व कर रहा है। इसके अलावा आपका फादर है वो किसी और अदर जॉब में होंगे। तो ये क्या है, ये दिस इज द टाइप ऑफ एक्टिविटी। ये किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है तो किसी भी इकोनॉमी में एक्टिविटी जब किसी भी तरह की होगी तब वो ग्रो करेगी, या वो किसी भी तरह की एक्टिविटी से ही वो किसी की इकोनॉमी चलती है। तो हमने देखा कि एक्टिविटी बेसिकली आपकी होती है 5 टाइप्स की होती है, लेकिन अभी आपके जो स्टैंडर्ड है उसमें 3 टाइप्स की एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, okay, second is your secondary activity, and third is your tertiary activity. ओके तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है बेसिकली वो एक्टिविटी जिसमें कि हम डायरेक्टली नेचर का यूज करते हैं। इसमें हमने किसी भी सेकेंड प्रोडक्ट का यूज ना करके हमने इसमें डायरेक्ट वो चीज यूज की जो कि हमें नेचर से मिली, और नेचर को ही यूज करते हुए हमने इस प्रोडक्ट का या इस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं, या इस एक्टिविटी के थ्रू कुछ प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में फर्स्ट जो आपका बात हो रही है वो एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अब एग्रीकल्चर में हम आपको दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं, अभी हम डेफिनेशन समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है कि जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि नेचर को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हम लैंड का यूज कर रहे हैं, हम वाटर का यूज कर रहे हैं, और इन सब का यूज करने के बाद क्या करते हैं, हम अपना आउटपुट लेते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं उस लैंड से। ओके तो बेसिकली क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी आपकी जो एग्रीकल्चर है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है कि जो भी प्राइमरी एक्टिविटी से आउटपुट निकला, जो भी प्रोडक्ट निकला, उस प्रोडक्ट का यूज करके हम सेकेंडरी एक्टिविटी में यूज करके उसे एक सेकेंड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि हमने वीट का मान लीजिए वीट ग्रो किया हमने। ओके वीट मतलब गेहूं का ग्रो किया हमने, तो वीट को ग्रो करने के बाद क्या किया हमने, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको बनाया ब्रेड। ओके तो ब्रेड को अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमने वीट जो कि नेचर से डायरेक्टली मिला, प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी सोर्स से मिला, उसके बाद हमने उसको सेकंड क्या किया, थोड़ा सा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने उसको ब्रेड कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं हम क्या स्मॉल एरिया में देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आप इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज का यूज करना शुरू कर देते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। प्राइमरी में जनरली क्या है कि आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इंक्लूड नहीं होती है, इससे हम डायरेक्टली नेचर के साथ अपना जो भी काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं। लेकिन सेकेंडरी में हो गई हमारी जो फैक्ट्रीज और आपकी इंडस्ट्रीज जो बनती है वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करती है। इसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज जो बेसिकली आपकी सर्विसेज होती है। सर्विसेज जैसे कि मैंने बताया कि समवन इज कुक, जो कि पर्सन, जो आपकी लेडी है, आपके घर में एक मदर है जो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो वो क्या कर रही है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रही है, आपको एक भोजन दे रही है। इसके अलावा आप टीचर की बात कर रहे हैं, तो टीचर भी एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। एज इट इज एक डॉक्टर है, वो भी सर्विस कर रहा है कि वो किसी भी पर्सन को ठीक कर रहा है। तो
ये एक हो गया सर्विस हो गया, तो ये आपका आता है टर्शरी एक्टिविटी। तो सिंपली ये कह सकते हैं किसी भी कंट्री में इन तीनों एक्टिविटीज की बहुत जरूरत है। अब आगे की बाकी अगर देखा जाए तो बहुत सारी अब डिफरेंट जो एक्टिविटीज है इंडिया में या फिर आपके वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। उसमें अगर आप नाम ले लीजिए, जैसे कि टर्शरी के बाद आता है क्वार्टरनरी एंड उसके बाद आता है क्वीनरी, ठीक है। ये 5 टाइप की एक्टिविटीज अभी तक इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। तो अब आते हैं हम एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर बेसिकली आपका जो टर्म है वो आपका लैटिन वर्ड से आता है। ओके, ये जो वर्ड है फर्स्ट आपका जो लैटिन वर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। तो लैटिन वर्ड में इसे 2 नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज बोला जाता है इसे एगर, ओके, लैटिन में इसे इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है एगर, एंड नेक्स्ट इज कल्चरा। ओके, एगर प्लस कल्चरा। तो एगर बेसिकली क्या है? एगर इज जस्ट अ फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी एरिया का फील्ड जो है उसको हम एगर बोल रहे हैं। एंड साथ में कल्चर का मतलब है आप किसी एरिया की किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोइंग, किसी भी जो कि हम ग्रो करते हैं। कल्चरा का मतलब है कि जब हम ये कह सकते हो कि कल्चर का यूज कर सकते हैं सिविलाइजेशन। मतलब क्या है कि वो ये ऐसी पहली एक्टिविटी है जब एक पर्सन जो है वो वेंडरिंग जीवन से, मतलब जो घूमने फिरने के जीवन से क्या हुआ, कहीं स्टेबल होना शुरू किया उसने। तो कल्चर का मतलब क्या, सिविलाइज होना, जिसमें कि आपका हो गया क्या, किसी चीज को ग्रो करना या हम किसी चीज को कल्टीवेट कर रहे हैं किसी एक प्लेस पर। ओके, मतलब सिंपल क्या है कि नाउ यू हैव चेंज योर स्टाइल, जो कि हम घूम रहे थे अब वो किसमें आ गया, एग्रीकल्चर में आ गया। किसी एक प्लेस पर, किसी एक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, कोई चीज ग्रो कर रहे हैं किसी चीज को, तो दैट इज नोन एज योर एग्रीकल्चर। ओके, अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क। ओके, नाउ अब आते हैं फर्स्ट कि हम इसका डिफाइन करें अगर, तो एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली देख सकते हैं तो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। ओके, अब आर्ट एंड साइंस का मतलब सिंपली जिसमें हम बात करते हैं किसकी, कि नाउ वी बिकम सिविलाइज्ड। ओके, सिविलाइजेशन इसमें आपका आ जाता है। ओके, तो आर्ट एंड सिविल साइंस है विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। तो जिसमें क्या करते हैं हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करते हैं। मतलब हमने यहाँ पर अब पशुपालन भी शुरू कर दिया। पहले हम जो पशुओं का जो मतलब ऐसा माना जाता है, जो हमारे अर्ली मैन थे, जो हमारे आदि मानव थे, वो क्या करते थे, जो लोगों को, जो एनिमल्स थे उनको पालते नहीं थे, बस वो क्या किया अपना, जैसे कि खाने के लिए यूज करना या उनसे औजार बनाना उनकी हड्डियों से, तो वो सब यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनको समझ आया कि हाँ, जो एनिमल्स है उसको पाला जा सकता है, उनसे हम मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने डोमेस्टिकेशन सीखा एंड एग्रीकल्चर को एज अ आर्ट एंड साइंस इंट्रोड्यूस हुआ। तो फाइनली एग्रीकल्चर का जो डेफिनेशन है वो यही है कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट, एग्रीकल्चर एक आर्ट है एंड साइंस है विच डील, जो कि डील करता है द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब 2 चीजें इसमें इंक्लूड है, किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करना है एंड किसी भी एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना, उसको पालना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्रीकल्चर डेफिनेशन। नाउ जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ ही हमें कुछ कंपोनेंट्स भी है एग्रीकल्चर के। ओके, मतलब क्या है कि अगर जब एग्रीकल्चर शब्द इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, आगे कुछ और भी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर के बाद आता है आपका जो पॉइंट यूज किया गया वो है आपका हॉर्टिकल्चर। ओके, हॉर्टिकल्चर वर्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा एक वर्ड हमारे सामने आया सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, फोर्थ इज योर विटिकल्चर। ओके, अब ये पार्ट जो है वो है तो आपके एग्रीकल्चर का, या ये कह सकते हो कि दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, ये है तो आपके प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ऐसे हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि जिसमें कि हम कर रहे हैं आर्ट ऑफ ग्रोइंग और ग्रोइंग वेजिटेबल्स, किसी भी एरिया में वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना या फिर फ्रूट्स ग्रो करना। ओके, ये मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप जल्दी हो जाए, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में लिखना कोशिश करूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो उसे थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करिए कि हाँ मतलब क्या बोल रही हूँ। ओके, साथ में आ जाता है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर का मतलब हो गया आर्ट ऑफ द बियरिंग सिल्क वॉर्म। हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हमारा डायरेक्टली नेचर से आता है।
तो सिल्क को प्रोड्यूस करना, मतलब सिल्क जैसे आपको पता है सिल्क की साड़ियां होती हैं, कपड़े भी होते हैं सिल्क के, तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सेरिकल्चर के थ्रू मिलता है, जो कि सिल्क वॉर्म होता है। सिल्क वॉर्म से हम क्या करते हैं, वो जो कि एक उसके ककून से हम क्या करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर इज द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग फिश। हम किसी भी एरिया में फिश को, मतलब ये कहते हैं कि आप पता है आपको फिश जो है वो एज ए ईटिंग एनिमल की तरह यूज करते हैं, मतलब ईट के लिए, खाने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हम फिश का कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे मेडिसिन में यूज होते हैं। तो पिसीकल्चर जो है, सेम चीज जो बात हो रही है कि जो फिश है वो हमें नेचर से मिल रहा है, तो पिसीकल्चर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर, या फिर कह सकते हो कि इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एंड नाउ विटीकल्चर, द आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ ग्रोप्स। तो ग्रोप्स जो ग्रेप्स है उसका एक थोड़ा सा अलग मेथड है। अगर हम इन फ्रूट्स या सब की बात करें तो फ्रूट्स में जो ग्रेप्स उसका थोड़ा अलग मेथड है, अलग तरीका है, इसलिए हमने इसको अलग अलग से इसका एक नाम दिया जिसे हम बोलते हैं विटीकल्चर। ओके, yes, viticulture. So this is all about your agriculture. अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर का इंडिया के लेवल से अगर देखें तो इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि 2/3 पार्ट, इंडिया की इकोनॉमी का 2/3 पार्ट जो है, ये क्या कहते हैं, इंडिया की इकोनॉमी का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किस में लगी पड़ी है? पॉपुलेशन की 2/3 पार्ट जो लगी है वो आपकी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। मतलब क्या है कि इकोनॉमी एक्टिविटी अगर देखें तो इंडिया की 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में लगी हुई है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है। ओके, तो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ योर एग्रीकल्चर, कि इंडिया की बात हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है जिसे थोड़ा समझना जरूरी है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो उसका कुछ तो रीजन होगा। ओके, तो वो रीजन क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं जिसने कि इंडिया में एग्रीकल्चर को ग्रो करने में हेल्प किया। ओके, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट फैक्टर इज योर नेचुरल फैक्टर एंड सेकेंड इज योर मैन मेड फैक्टर। मतलब इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं नेचुरल फैक्टर एंड मैन मेड फैक्टर। अब इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट आप पार्ट यूज कर सकते हो, फर्स्ट इज योर रिलीफ। ओके, किसी भी एरिया का रिलीफ कैसा है? रिलीफ का मतलब होता है किसी भी एरिया का उच्चावच कैसा है। उच्चावच मतलब जैसे कि वो लैंड क्या है, फ्लैट है या फिर वो उबड़ खाबड़ है। मतलब क्या, एक आपको पता है कि कितने टाइप के लैंड मिलते हैं आपको, एक मिलता है आपको हिल मिलता है, उसके अलावा आपको प्लेन्स मिलते हैं, प्लेटोज मिलते हैं, ओके, कोस्टल एरियाज मिलते हैं। तो ये रिलीफ इनको बोला जाता है बेसिकली। तो ये किस तरह के लैंड है? अब आपको पता है कि जो लैंड जो एग्रीकल्चर है उसके लिए आपको मशीनों का यूज करना होता है, या फिर एक बड़े लैंड फॉर्म में अगर आप देखें तो आपको कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको कि फ्लैट लैंड चाहिए। तो ये कह सकते हो कि रिलीफ इस तरह से मैटर करता है कि ये सिंपली कह सकते हो कि हिली एरिया जो होते हैं, हिल रीजन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं होते। उसका रीजन क्या है? पहला नंबर तो हिल रीजन में जो भी सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल होती है, मतलब फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है और अच्छा उसकी जो न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छे मात्रा में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सॉइल प्रोन एरिया होता है, सॉइल इरोजन प्रोन एरिया होता है, मतलब सॉइल इरोजन वहां पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हिल है वो ऐसा स्लांट एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि आपको सिंपली ये देखें कोई भी चीज है अगर आप इस पर रखेंगे तो वो जल्दी फिसल के नीचे जाएगी। इन कंपैरिजन फ्लैट लैंड पर कोई चीज है तो वो स्टेबल रह जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि अगर इस पे जो भी सॉइल है वो क्या सॉइल इरोजन हो, इस पे बहुत ज्यादा होता है। वो सॉइल इरोजन किसी की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, या फिर मड फ्लो भी होता है, कुछ एक पार्ट होता है मड फ्लो की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन किसी भी वजह से होता है। तो हिल रीजन जो होता है वो सुटेबल नहीं होता हमारे एग्रीकल्चर के लिए, बट आपका जो प्लेन एरिया है वो आपके एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जो आपकी सॉइल इरोजन कम से कम होती है, साथ में उसका जो सॉइल है वो भी बहुत अच्छी लेवल की होती है। अब जैसे कि मैंने बात किया रिलीफ के साथ साथ में बात करें सॉइल की, तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपका सॉइल। ओके, अब सॉइल कैसी है? सॉइल अच्छी होगी, जिसमें कि सॉइल का मतलब क्या है? जिसमें कि मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब क्या ये सब चीजें मिक्स होती हैं। तो जितनी अच्छे मिनरल्स उसमें होंगे, जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने ज्यादा होंगे, वो सॉइल उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए इस नजरिए से हम देखें तो डेजर्टेड सॉइल जो होती है वो लेस मिनरल्स होते हैं उसमें, और साथ में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी उसमें कम होते हैं। तो डेजर्ट सॉइल जो होती है वो बहुत कम मानी जाती है, जिससे कि डेजर्ट सॉइल बेसिकली आपकी कौन सी बात हो रही है? सैंडी सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल हो गई आपकी,
एलुवियल सॉइल के अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे कि आपका दोमट सॉइल हो गई, ओके, और इसके अलावा लोमी, दोमट को मतलब हम लोमी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ओके, हिंदी में दोमट बोलते हैं, बाकी लोमी सॉइल्स हो गई। जो लोमी सॉइल है या इसके अलावा भी और बहुत सारी सॉइल्स हैं जिनको कि माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वाटर। ओके, वी कैन नॉट इरिगेट एनीथिंग विदाउट वाटर। आपको पता है किसी भी क्रॉप की फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है कि उसको क्रॉप की उसको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब ये देखेंगे कि जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है उस जगह पर आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा होगा। अब इरिगेशन फैसिलिटीज आप ज्यादा कहाँ पर अच्छी होगी, जहां पर रिवर्स बहुत ज्यादा होंगी। तो इंडिया में बेसिकली आप देखते हैं कि इंडिया जो है वो आपके किसी भी कॉर्नर पे आप चले जाए कि रिवर्स का फ्लो अच्छा है। हाँ, ये डिफरेंस आता है कि कुछ एरिया में वो जो रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर्स है, कुछ एरिया में सीजनल रिवर्स है। तो पेरिनियल रिवर्स बेसिकली आपकी नदर्न इंडिया में मिलती है, जैसे कि आपकी गंगा रिवर हो गई, आपकी गोदावरी हो गई, महानदी रिवर्स हो गई, और उसके अलावा आपकी ये सिंधु रिवर हो गई, मतलब इंडस रिवर हो गई, और साथ में सतलज रिवर हो गई। ये सारी रिवर्स जो है मिलकर बेसिकली आपको ऐसा नेचुरल क्लाइमेट प्रोवाइड करा रही है, नेचुरल प्लेस दे रही है, नेचुरल फैक्टर्स बन रही है आपके इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। ओके, अब साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करें तो अब क्या न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या हो रहा है कि आप कैनाल्स को बिल्ड कर रहे हैं। जिन एरिया में वाटर नहीं अवेलेबल है वहां पर कैनाल्स को बिल्ड करके वहां पर वाटर को पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से नेचुरल फैक्टर जो है वो वाटर जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्लाइमेट। ओके, तो जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट में बेसिकली आपकी दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज योर टेम्परेचर एंड सेकेंड इज योर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। ओके, अब किसी भी एरिया में रेनफॉल कितना होता है, कितनी ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है, या फिर रेनफॉल किस सीजन में आ रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो हमारी जो इंडिया है वो ब्लेस्ड है मॉनसून रिवर से, मॉनसून रेनफॉल से। तो आपको पता है कि आपका कुछ ऐसे फसलें हैं जिसको कि क्या है, मतलब ये कह सकते हो कि मॉनसून जो है इसका मतलब क्या है, सिंपल की एक टाइमिंग फिक्स है कि इस समय से इस समय के बीच में इंडिया में मॉनसून आता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उस सीजन में उन्हीं फसलों को ग्रो करते हैं जिनको वाटर की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी है कि मतलब कुछ जब पर्टिकुलर सीजन में डिसाइड है कि वो मॉनसून उसमें ही सीजन में आएगा, तो उसके अलावा हमारे पास कुछ सीजन और बच जाता है जिसमें कि हमारा जो ऐसा टाइम भी मिल जाता है जिसमें कि पानी कम से कम मिलेगा। तो हम उन फसलों को ग्रो कर सकते हैं जिनमें कि पानी की जरूरत हमें कम है। जैसे कि आपके मैक्सिमम वाटर की जरूरत पड़ती है राइस में। तो राइस जब आप ग्रो करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसको ग्रो करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आप मानसून पीरियड में करेंगे, मानसून सीजन में करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें बीज की, जिसको कि कम वाटर की जरूरत होती है, तो आप उसे कोशिश करेंगे कि आप उस सीजन में ग्रो करेंगे जिस समय मानसून नहीं होता, जैसे कि आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपको कोशिश करेंगे कि आपसे ग्रो करे। ओके, तो ये आपका आ जाता है, क्लाइमेट का इंपॉर्टेंस आ जाता है। एज ए टेम्परेचर जो होता है, आपकी जो अलग अलग फसलें हैं उनमें अलग अलग क्वांटिटी में टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि आपका जो राइस है उसमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इन कंपैरिजन टू व्हीट। ओके, तो दिस इज द नेचुरल फैक्टर्स। ओके, अब आते हैं मैनमेड फैक्टर्स। तो मैनमेड फैक्टर्स में बेसिकली आपका आ जाता है जैसे कि पहले हम नेचुरल फैक्टर्स के अलावा, ओके चलो मैनमेड फैक्टर्स की डिस्कस करते हैं पहले। तो मैनमेड फैक्टर्स में फर्स्ट आ जाता है आपका योर मशीन। ओके, अब मशीन की जरूरत तो होती ही है, ठीक है। तो आपको पता है मशीन इज मैन मेड प्रोडक्ट। ओके, मनुष्य ने ही बनाया है। अब मशीन किस तरह से है, जैसे कि आपके थ्रेशर्स होते हैं, ट्यूबवेल बनाया लोगों ने, उसके अलावा आपका ट्रैक्टर्स हो गया। ओके, ट्रैक्टर जो प्लफिंग में यूज किया जाता है। तो ये हो गई आपकी मशीन। तो जिस एरिया में जितनी अच्छी मशीनरी डेवलप होगी उतनी ही अच्छी वहां पर प्रोडक्शन भी हो पाएगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, आपको पता है फर्टिलाइजर्स जो है वो बेसिकली ह्यूमन के थ्रू ही बनाया जा रहा है। फर्टिलाइजर्स का यूज सबसे ज्यादा ये होता है कि जिस एरिया में हम फर्टिलाइजर ज्यादा डालते हैं या अच्छी डालें तो वहां पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छी लेवल की और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली हम केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स दोनों यूज करते हैं, दोनों टाइप की फर्टिलाइजर्स हमें मिलती है। बट ह्यूमन मेड जो फर्टिलाइजर्स है बेसिकली वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, और जो बायो फर्टिलाइजर्स है उसको भी कैसे यूज करना है वो भी ह्यूमन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है।
इसके अलावा हम आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ह्यूमन के थ्रू ही यूज हो सकता है, दैट इज योर लेबर। लेबर मतलब कि जो मनुष्य का श्रम है, पीपल का जो श्रम है, लोगों का जो श्रम है, हैंड वर्क जो है। अब आपको पता है कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें कि ह्यूमन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उसे मशीनों के थ्रू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब लेबर जो बात हो रही है तो वो भी क्या है, हम एक्सपर्ट लेबर की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी भी लेबर को हम उसमें यूज कर सकते हैं, नहीं, उसमें भी कुछ ऐसे फसलें हैं या ऐसे कुछ क्रॉप है जिनमें की क्या है कि आपको एक्सपर्ट लेबर चाहिए कि उस काम को करने के लिए वो पर्सन उसको पता है कि उसको कैसे किया जाना। तो हमारा जो लेबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर मार्केट। मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है कि आप किसी भी क्रॉप को हमने जब ग्रो किया है तो आपको पता है कि हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करें तो जरूरी नहीं है कि वो जो फसल उगाई गई है वो सिर्फ हमारे यूज के लिए है। मान लीजिए किसी फार्मर ने उस क्रॉप को ग्रो किया तो उसे ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल के लिए रखना पसंद करेगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हम किसी भी क्रॉप को रखेंगे तो उसे थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जब उसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है उस क्रॉप का, तो ये जो सरप्लस पार्ट हुआ उसका, ओके, इसे क्या करेगा वो उसे मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। ओके, अब मार्केट में बेचने के लिए उसे सबसे पहले जरूरत क्या है, ट्रांसपोर्ट की। मतलब उस एरिया में रोड उतने लेवल की हो कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, रोड हो या फिर रेलवे हो, किसी भी थ्रू हमें गवर्नमेंट तक पहुंचाना हो तो हमें रेलवे की जरूरत है। तो ये कह सकते हो कि आप उतना सरप्लस होने के बाद क्या हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत जरूरी हो जाती है कि हम उसको मार्केट तक पहुंचा सके। अब साथ में उस एरिया में मार्केट अवेलेबल होना चाहिए कि जहां पर हम उन प्रोडक्ट को बेच सके। ओके, कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, उसका रीजन है कभी वो महंगे हो जाते हैं। ओके, तो वो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स की फसलें हैं या कोई चीज है जो कि उसने ग्रो की, वो क्या होती है, कई बार क्या होती है कि वो खराब हो जाती है, क्योंकि मार्केट डिमांड इतना ज्यादा है, उसमें इतना ज्यादा ग्रोथ, मतलब उसमें जो महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो उसका चीजें क्या होती है, खराब हो जाती है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि जो मार्केट, मतलब आपने फसलें इतनी ज्यादा ग्रो कर दी है कि मार्केट में क्या होता है उसको चीजों को हमें सस्ता करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, क्योंकि हमारा माल खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो अप डाउन है चलता रहता है, तो हमें मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट दोनों की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, तो अब अगर हम देखें एक पिक्चर की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं, ओके, अगर हम इस पिक्चर की तरफ आते हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड शो किया गया है। अरेबल लैंड बेसिकली वो लैंड जिसको कि हम कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब जिस पे भी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, दैट लैंड नोन एज अरेबल लैंड। ओके, तो अरेबल लैंड ही ये शो कर रहा है इस पूरे मैप में। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, ओके, दिस इज योर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। दिस इज दैट्स ऑल योर 7 कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं कि आपका कुछ पार्ट ही है जहां पर आपका अरेबल लैंड अवेलेबल है। तो उसका मेन रीजन है आपका यही जो मैंने आपको डिस्कस किया पहले, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर्स। तो फर्स्ट तो नेचुरल फैक्टर ही मायने रखते हैं, क्योंकि मैन मेड फैक्टर्स तो बाद में इंट्रोड्यूस किया, जैसे ही जैसे हम लोग ने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस हुए, जैसे हमने टेक्नोलॉजी को समझा या हमने अपनी चीजों को, मतलब ये सोचा कि हाँ इसमें हम अपना इनपुट डाल सकते हैं, नेचर से डायरेक्टली ना लेने के बजाय सिर्फ हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसे खुद अपना इनपुट डाल सकते हैं। तो उससे पहले क्या था, फर्स्ट हमारा नेचुरल फैक्टर से ही थे। तो नेचुरल फैक्टर्स में देख सकते हो कि ये एरिया वो एरिया है जहां पर रिवर सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पर है, मतलब रिवर का फ्लो सबसे ज्यादा है, ये वो एरिया है जैसे देख रहे हैं। अब इसके अलावा साथ में ये देख रहे हैं कि वो एरिया भी साथ में है जहां पर रेनफॉल अच्छी मात्रा में हमें मिल जाती है। तो ये जो आपको ये ज्यादातर देखेंगे वेस्टर्न एरिया में आपको एग्रीकल्चर लैंड्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसका रीजन वही है क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है बहुत कम होती है। इसके अलावा साथ में जो क्लाइमेट है वो इस लेवल का है कि आप यहाँ पर अच्छी खासी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। ऐसे यूरोप में देख रही है आप, यूरोप में भी अच्छा खासा अरेबल लैंड हमें मिल रहा है। इंडिया का भी लेवल देख रहे हैं, इंडिया में भी अच्छा खासा अरेबल लैंड है। साथ में ये चाइना का कुछ पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का आपका ये देख रहे हैं कि साउथ ईस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये सारे ऐसे जो एरिया है जहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स जो है बेसिकली आप मेन मानेंगे नेचुरल फैक्टर ना, उसके बाद आपका मैन मेड फैक्टर्स है जिसने कि इनको प्रभावित किया इस एरिया में आपके जो नेचर है, सॉरी आपकी जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ओके, नाउ आते हैं अब आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। तो आपका जो चैप्टर है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 टॉपिक्स में डिवाइड है जिसमें कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर फार्म सिस्टम, ओके, फर्स्ट इज योर फार्म सिस्टम। सेकेंड इज योर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, किस किस तरह की फार्मिंग होती है, किन टाइप्स की फार्मिंग हम इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। थर्ड इज योर मेजर क्रॉप्स,
ओके, किन किन तरह की मेजर क्रॉप्स हैं जिनको कि हम मतलब जिनके मतलब ये सब कह सकते हो कि हम डे टू डे यूज में उनको लगातार यूज करते हैं, मेजर क्रॉप्स, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट जरूरी है, किस तरह का डेवलपमेंट हो चुका है। तो दीज आर द 4 टॉपिक्स, 4 जो क्या नाम है कंटेंट है जिनके अंडर में हम अपना पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज योर फार्म सिस्टम। ओके, नाउ फार्म सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो फार्म का मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट इज, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज का आउटपुट होगा। ओके, किसी भी चीज का आउटपुट एंड इनपुट उसमें इंक्लूड होगा। ओके, मतलब हम किसी भी चीज में पहले क्या करेंगे, किसी चीज को इनपुट करेंगे, उसके बाद उस बीच में क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगा। ओके, कुछ उस पर काम किया जाएगा, कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद कुछ आउटपुट निकलेगा। ओके, और फिर अगेन आउटपुट निकलने के बाद दोबारा उसका ऐसा यूज किया जा सकता है कि अगेन वो इनपुट में यूज किया जा सकता है, कुछ अगर उसमें एक्स्ट्रा पार्ट निकला। तो सिस्टम वर्क्स लाइक कि उसमें एक लगातार क्या होता है, प्रोसेस चलती रहती है। सिस्टम का मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि इनपुट एंड आउटपुट लगातार चलता रहता है। ओके, तो फार्म सिस्टम भी अगर जैसे मैंने अगर बात बोला कि सिस्टम की, तो हम इस सिस्टम को सिंपली यही समझ सकते हैं जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो सिस्टम। ओके, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लगातार उसमें क्या एक फंक्शन चल रहा है। ओके, एक लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है। एज इट इज अगर हम देखें, वाटर साइकिल भी इज ऑल्सो योर सिस्टम। ओके, वाटर साइकिल। इसके अलावा इकोसिस्टम एक बड़े टर्म में हम समझ सकते हैं, इकोसिस्टम इज ऑल्सो योर पार्ट ऑफ सिस्टम। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। ये कह सकते हो कि आप सिस्टम को अगर ढूंढने चलेंगे तो आपके पूरे दुनिया में आपको हर तरह से सिस्टम मिल जाएगा। सिस्टम का सिंपल मतलब क्या है कि समथिंग जो कि हम कुछ उसमें इनपुट डाल रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ एक्टिविटी चल रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद उसमें कुछ आउटपुट निकल रहा है। ओके, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिस्टम। तो अगर अब हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी कुछ सिस्टम है। ओके, तो सिस्टम का मतलब अब इसको जिसको कि हमने इंट्रोड्यूस किया है 2 टर्म से, फार्म सिस्टम। ओके, तो फार्म सिस्टम बेसिकली क्या है, वो फार्म सिस्टम जिसमें कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्लूड है। तो अब इसमें देखते हैं कि फार्म सिस्टम में इनपुट क्या है। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट अगर देखें तो इनपुट के फॉर्म में हमें दिखता है मशीनरीज हमारे इनपुट हैं। इसके अलावा हम सीड्स डालते हैं किसी भी लैंड को बिल्ड करने के लिए, केमिकल्स डालते हैं। मतलब क्या है, सिंपली एक हमारा लैंड है जो कि बैरन लैंड है, मतलब खाली पड़ा है जो लैंड। ओके, उसमें क्या किया हमने, प्लफिंग करा थ्रू मशीन। ओके, मतलब हमने किसी ट्रैक्टर के थ्रू क्या किया, उसमें हमने प्लफिंग किया, उसको थोड़ा सा अपने उसकी जो मिट्टी को थोड़ा सा ढीला किया। ओके, उसके बाद उसमें सीड्स डाले। ओके, उसमें सीड्स हमने डाले, मतलब बीज डाले। उसके बाद उसमें केमिकल्स डाला। ओके, केमिकल्स ताकि उसका जो कीड़े मकोड़े न लगने पाए, पेस्टिसाइड्स हम उसमें डालते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमने उसमें क्या किया, एक और इनपुट क्या डाला, हमने उसमें वाटर डाला। ओके, अब वाटर किसी के थ्रू भी हो सकता है, इरिगेशन के थ्रू हो सकता है या फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू हो सकता है। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, अब प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या होता है, प्लफिंग, शोइंग एंड स्प्रेइंग। इनपुट हमारे ये सब चीजें थे। अब मैंने इसे बताया कि यहाँ पर उसको वाटर को, उसको मिट्टी को ढीला किया जाता है, दैट इज योर पार्ट ऑफ प्रोसेस। उसमें सीड डाला, सीड तो हमने इनपुट डाला, लेकिन उसको क्या किया, हमने उसको शो किया, मतलब उसको हमने बोया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस का पार्ट, सोइंग एंड स्प्रेइंग। अब हमने इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को हमने क्या किया, स्प्रे किया, तो उसमें क्या हुआ, हमने अगेन प्रोसेस किया। ओके, मतलब उसमें एक एक्टिविटी चल रही। इनपुट तो जो है वो हमारा है केमिकल्स, वो है हमारा फर्टिलाइजर, लेकिन उसको जो हम छिड़काव कर रहे हैं दैट इज स्प्रेइंग, उसका सोइंग एंड प्लफिंग इज योर प्रोसेस पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट। अब वो आउटपुट के फॉर्म में कैसे आ रहा है, वो हमारा आ रहा है क्रॉप के फॉर्म में। ओके, क्रॉप के फॉर्म में हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें ह्यूमन का भी देख सकते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स कैसे हो सकता है। देखो, ह्यूमन इनपुट्स में हो गया जैसे कि ह्यूमन का फर्स्ट इज योर लेबर। ओके, इसके अलावा स्टोरेज, जिसमें जो भी सामान रखे इसके अंदर, और उसके अलावा मशीनरीज हो गई, ये जैसे कि आपका ये हो गया ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स के लिए जो अपने मोटर का यूज कर रखा है, इसलिए ये दिस इज योर केमिकल्स। ओके, और साथ में ह्यूमन का जो भी प्लफिंग के लिए इसने यूज किया, ये जैसे कि ये एक्स है जो पुराने टाइम पे ज्यादा यूज किया जाता था, अब इसका यूज बहुत कम हो चुका है। और ये हो गया आपका वाटर का इनपुट। ओके, इसके बाद फिजिकल इनपुट जैसे कि आपका हो गया सनशाइन हो गया, मतलब जो हमारा सन रेज होती है, टेम्परेचर जो हो गया, सॉइल हो गया, स्लोप हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके फिजिकल इनपुट हो गए, ह्यूमन इनपुट हो गया। अब इन सब इनपुट के बाद जो हमारा आउटपुट आता है दैट इज योर क्रॉप। ओके, अब जो आउटपुट है वो क्रॉप्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है वुल भी हम इसी से निकालते हैं। कॉटन हो गया हमारा, ठीक है, ये सारे हमारे आउटपुट्स के पार्ट हो गए। कॉटन के अलावा आपका जैसे कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो गए हमारे।
ओके, जैसे कि मिल्क हो गया और चीज पनीर जो भी हो गया वो हमारे इसी के आउटपुट है। मतलब क्या, जैसे हमने किसी एनिमल को पाला, उसके बाद उसको क्या ना खिलाना पिलाना, उसकी सेवा करना, उसके बाद जो आउटपुट निकला डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि अंडे वगैरह हो गए आपके। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, इसके अलावा फिशेज हो गई आपकी। दीज ऑल आर योर आउटपुट। और इसके अंदर में जो भी काम किया गया, इसके लिए जो भी काम किया गया, प्रोडक्ट करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी काम किया गया, दैट इज नोन एज योर प्रोसेस। और जो भी इनपुट डाला गया, मतलब जिन चीजों को यूज करते हुए हमने उस काम को किया, दैट इज योर इनपुट। ओके, तो आपका सिंपल आपको समझ रहे हैं कि इनपुट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। फिजिकल इनपुट्स को मतलब जो कि हमारे नेचुरल इनपुट्स हैं, और फिजिकल ह्यूमन इनपुट्स मतलब जो ह्यूमन के थ्रू इनपुट्स आ रहे हैं। इसके बाद प्रोसेस में हमारे यही चीजें हो गई, फ्लफिंग, सोइंग, स्पेइंग, उसका ब्रीडिंग हो गया, जैसे कि फिश ब्रीडिंग के लिए हो गया आपको, और रियरिंग हो गया जब हम बुल के लिए करते हैं रियरिंग। ओके, तो दीज आर योर प्रोसेस। ओके, इसके बाद आउटपुट्स क्या हो गए हमारे क्रॉप्स। अब क्रॉप्स में हमारे आउटपुट सारे हो गए, जैसे क्रॉप्स निकल के आया, वूल निकल के आया, कॉटन, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिश। ओके, दीज ऑल आर योर आउटपुट्स। तो यह हमारा हो गया इन ऑल आपका फार्म सिस्टम। ओके, नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बेसिकली आपके दो टाइप्स मिलते हैं फार्मिंग के। फर्स्ट इज योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड इज योर कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलूं तो उसको बोल सकते हैं निर्वहन कृषि। ओके, निर्वहन का सिंपल मतलब समझ सकते हैं जिससे कि हमारा निर्वाह बसा है, मतलब जिससे कि हम सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह से। सब्सिस्टेंस है मतलब हम किसी पे क्या कर रहे हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जिसमें कि क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फैमिली को खाने को देने के लिए, मतलब फैमिली की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं। ओके, दैट इज नोन एज अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग का सीधा लेना देना है प्रॉफिट से। ओके, मतलब क्या है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कोई जो प्रोडक्ट उगाएंगे उस प्रोडक्ट को बाहर क्या करेंगे, उसको हम बेचेंगे। ओके, तो मतलब सिंपल हमारा इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका प्रॉफिट कमाना। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सिंपल मतलब होता है कि हमारे घर की फैमिली को मतलब उस पर निर्वाह करना, मतलब किसी तरह से उसको सर्वाइव करना। ओके, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये दो तरह की है। इसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में अगेन डिवाइड किया जाता है, प्रिमिटिव एंड नेक्स्ट सेकंड इज योर इंटेंसिव। ओके, तो प्रिमिटिव को अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकंड इज योर नॉमेडिक हर्डिंग। एज इट इज आपके जो इंटेंसिव को कोई पार्ट नहीं है, बट आपका कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का पार्ट आ जाता है, सॉरी कॉमर्शियल फार्मिंग का पार्ट आ जाता है। फर्स्ट इज योर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, सेकेंड इज योर मिक्स्ड फार्मिंग एंड थर्ड इज योर प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, तो आपका कॉमर्शियल फार्मिंग का तीन पार्ट है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग का है प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। एंड प्रिमिटिव को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ओके, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें कि हमारा जो हेडिंग्स होंगे वो होंगे प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, और इसके अंदर हम समझेंगे सो कम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में समझाना चाहूँ तो सिंपली इसको इतना समझ सकते हैं आप कि फार्म प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम किया जाता है। फार्म प्रोडक्ट कंज्यूम्ड बाय whom? फार्मर्स एंड फार्मर्स फैमिली। ओके, मतलब क्या है, इसका जो फार्म प्रोडक्ट निकलता है उसे फैमिली और फार्मर यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें जो क्रॉप्स जो है वो बहुत सारी टाइप की वैरायटी ग्रो करी जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि उसे अपने ही लैंड पर सब कुछ ग्रो करना है ताकि वो अपने फैमिली को क्या नाम है फूड प्रोवाइड करा सके। जैसे कि अगर हम अपने लैंड किसी एक लैंड पर, आपको ये सिंपली कह सकते हो कि आपको खाने की क्या जरूरत है, आपको सब्जियों की जरूरत है, आपको आटे की जरूरत है, आपको चावल की जरूरत है, आपको दाल की जरूरत है, तो वो करता है क्या, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अपने एक लैंड पर ग्रो करने की कोशिश करता है। ओके, इसके अलावा आप नेक्स्ट हम आते हैं, अगर देखें तो लो टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं होता। ओके, क्योंकि हमें इसमें अपने जो लेबर है उसी के थ्रू आप इसमें काम करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो इन कंपैरिजन टू कॉमर्शियल फार्मिंग के कंपैरिजन में इसमें क्या जो प्रोडक्शन होता है
वो लो होता है, लो प्रोडक्शन होता है आपका। एंड साथ में जो फार्मर्स की कंडीशन होती है वो भी पुअर होती है कंपैरेटिवली। ओके, तो ये आपके हो गए सब्सिस्टेंस फार्मिंग की कुछ क्वालिटीज हो गई, ये कह सकते हैं कुछ फीचर्स हो गया। अब आते हैं इसके टाइप पे। तो आपका जो टाइप है, फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जैसे मैंने बताया, प्रिमिटिव का मतलब होता है पारंपरिक मेथड, मतलब पुराना मेथड, ठीक है। तो पुराने मेथड में जो ये कह सकते हो कि जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर जब अपने शुरुआती दौर में था, तो दो तरह से मेथड यूज किए गए। फर्स्ट इज योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, फर्स्ट मेथड वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक नाम से और जाना जाता है स्लैश एंड बर्न। ओके, स्लैश एंड बर्न क्यों कहा जा रहा है इसे? इसमें क्या किया जाता है कि कुछ स्मॉल पैचेस में जो लैंड होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जैसे कि लैंड है जिसमें कि बहुत सारे फॉरेस्टेड एरिया था, मतलब सिंपल पता है कि आपको लैंड जो है, अगर कोई अच्छी लैंड है जिसमें कि फर्टाइल सॉइल है और टाइम टाइम पर उधर क्या है रेन के थ्रू वाटर मिल रहा था, तो आपको सिंपली इतना आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर क्या नाम है, फॉरेस्ट तो ग्रो कर ही जाएगा। फॉरेस्ट नहीं होगा तो उसमें छोटे छोटे घास फूस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट ग्रो एक एरिया है जिसमें कि इतने सारे फॉरेस्ट थे। तो क्या किया जाता है नेचुरली, क्योंकि आप क्या करें, एक पर्सन है जो कि उसे एक लैंड मिला जैसे कि वहां पर उसको खाने के लिए एग्रीकल्चर करना है, तो उसने क्या किया, एक लैंड है उसके पास जो कि स्मॉल पैच में, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल काम कर रहा है, अकेला पर्सन वो काम कर रहा है। तो क्या करेगा, उस लैंड में जो आपके फॉरेस्ट उन्हें क्या करेगा, कट करेगा। ओके, कट करने के बाद क्या करेगा, उस एरिया से फॉरेस्ट को जो भी कट करा तो उसे क्या करेगा, उसी एरिया में उसे आग लगा के उसमें उसको फायर करके उसको क्या करेगा, सारा जला डालेगा। ओके, तो जला देने से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट निकलता है तो वो क्या करता है, सॉइल में थोड़ी देर, एक दो दिन के लिए छोड़ देगा, और जब उस पर रेनफॉल होगी तो क्या होगा, वो उस मिट्टी में जम जाएगा, और मिट्टी में क्या होगा, उसको एक अलग से एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देगा। ये कह सकते हो कि एक उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, जब उसका जो लैंड जो आपका फॉरेस्ट को जो जलाया जाता है उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट निकलता है वो आपके लैंड के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर आप जो कहना है वो पर्सन है वो क्या करते हैं, उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ इसमें एग्रीकल्चर करने के एक साल में 1 से 2 एग्रीकल्चर करने के बाद क्या होता है, वो लैंड जो होता है वो खराब हो जाता है, क्योंकि हमने उसको किसी भी तरह का फर्टिलाइजर या मैन्योर इनपुट नहीं किया है, कुछ भी नहीं डाला है। तो क्या करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, उस लैंड को खाली छोड़ देता है। अब खाली छोड़ने के बाद वो 2-3 साल बाद अपने आप वो रिकवर होता है, दोबारा से उसमें अपने आप ही नेचुरली फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। उसके बाद दोबारा अगर उसको बैक होना होता है तो उस लैंड पर बैक होता है, नहीं तो वो आगे मूव कर जाता है। दैट इज नोन एज योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या हो रहा है, शिफ्टिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्या कर रहा है, वो एक लैंड से दूसरे लैंड पर क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो अब आते हैं कि इसमें इसकी खासियत शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली होता कहाँ है। फर्स्ट इज योर वो एरिया जहां पर एरिया कैसा होगा, जिसमें कि थिक फॉरेस्ट होगा, इसके अलावा हैवी रेनफॉल एरिया होगा। ओके, इसके अलावा मेन क्रॉप्स जो होती हैं इनकी, अब मैंने जैसे बताया आपको कि ये निर्वाहन के लिए करते हैं, तो मेन क्रॉप्स में जैसे कि आपका हो गया पोटैटोज हो गया, ओके, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स भी कम यूज करने पड़ेंगे, जो नेचुरली ग्रो हो जाए। मेज हो गए, याम हो गया, कसावा हो गया। तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसे क्या करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे, और उसके जो पेट भरने के लिए उसके लिए बहुत, मतलब उसके लिए काफी होंगे। ओके, इसके अलावा साथ में क्या होता है कि ये बेसिकली अभी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये बहुत ही पुराना मेथड था, जो बहुत ज्यादा पैमाने पे पुराने टाइम पे किया जाता था, लेकिन अब क्या है, ये बहुत सीमित लोगों तक द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे कि अगर आप आज की डेट में देखें तो ये ज्यादातर ट्राइबल पीपल्स के थ्रू किया जाता है। ओके, मतलब जो कि अभी आपके सिटीज से, या फिर कह सकते हो कि उस एरिया से जहां पर लोग बहुत ज्यादा उस एरिया से डिसकनेक्टेड है, ये लोगों के बीच में ज्यादा नहीं रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादातर ट्राइबल पीपल्स हैं जो कुछ अपनी झुंड में अपने कुछ फैमिली के मेंबर्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो मतलब जो सोशल ज्यादा नहीं होते हैं, तो ज्यादातर ये ट्राइबल पीपल्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसा एरिया आपको ज्यादातर मिलेगा अमेजोन फॉरेस्ट के आसपास मिलेगा। ओके, और इसके अलावा भी अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे, वो ज्यादातर फॉरेस्टेड एरिया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि आपने आसपास देखते हैं कि
ज्यादातर जो लोगों का जो जमाव है, मतलब ज्यादातर लोग जहाँ पर ज्यादा मात्रा में है, वो आपका ज्यादातर नदर्न पार्ट है, मतलब नदर्न जो सेंट्रल जो पार्ट है इंडिया का, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, ये एरिया जहाँ पर ज्यादातर लोग रह रहे हैं। ओके, लेकिन उसका जो फॉरेस्टेड एरिया है वहां पर लोग नहीं रहना पसंद करते। तो जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पर ये कह सकते हो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस कम से कम है, तो वहां पर ट्राइबल पीपल ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और वहां पर इस तरह की जो खेती है, इस तरह की जो कल्टीवेशन है, वो अभी भी किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ही मैं अगर बात करूँ, तो उसमें जैसे आपका आसाम हो गया, मेघालय हो गए, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये इसमें ज्यादा स्टेट्स ज्यादा इंक्लूड हैं। और अगर हम देखें थोड़ा सा आपके सदर्न पार्ट, जैसे बीच में सेंट्रल पार्ट में भी देखेंगे, जिस एरिया में, जैसे कि आपके एमपी में भी कुछ एरिया में देखेंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, वहां पर आपको ऐसे से ट्राइबल पीपल्स मिलेंगे जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, जैसे कि पर उस एरिया में इनको बोला जाता है दहिया बेवाड़ बोला जाता है। ऐसे आंध्र प्रदेश में इसको पेदू के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में इसे पामा धाबी एंड कोमान और बिरिंगा के नाम से जाना जाता है। तो इससे अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ स्टेट में नहीं है, हमारे वर्ल्ड लेवल में भी आप इसे देखने को पाएंगे। जैसे कि मैक्सिको की बात करें, तो मैक्सिको में इसे जाना जाता है मिल्पा के नाम से। ओके, मिल्पा मेक्सिको में भी इसको किया जाता है। साथ में आपका वेनेजुएला की अगर बात करूं, तो वेनेजुएला में, मतलब वेनेजुएला आपका कहाँ पर है, आपका हो गया वेनेजुएला आपका हो गया साउथ अमेरिका में। ओके, तो साउथ अमेरिका में इसे जाना जाता है कोनुको के नाम से जाना जाता है। ओके, कोनुको के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा ब्राजील में इसे रोको के नाम से जाना जाता है, रोका। ओके, ऐसे इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में आपका रे, एंड सेंट्रल अफ्रीका में इसे मशोले, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसे जाना जाता है। तो ये आपके हो गए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का फर्स्ट पार्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, नाउ आते हैं सेकेंड पार्ट जो इसका है, वो है नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग में बेसिकली ये है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जैसा ही, जिसमें ये क्या होता है कि किसी भी एक प्लेस पर जो पर्सन है वो टिक कर नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। बट इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस, कि इसमें जहां पर हम कल्टीवेशन कर रहे थे क्रॉप्स का, यहाँ पर हम करते हैं एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, मतलब एनिमल्स पालना जो होता है वो इसमें किया जाता है नोमैडिक हर्डिंग में। ओके, अब एनिमल्स में जैसे कि आप पोल्ट्री फार्मिंग का भी, पोल्ट्री भी कर सकते हैं, या फिर किसी और डिफरेंट, जैसे कि हमारा गोट है उसको कर सकते हैं, कैमल को लेके, शिप को लेके। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को हम क्या करते हैं इसमें पाला जाता है। अब इसमें क्या होता है, सेम चीज जिसमें ये होती है कि इसमें जो लोग होते हैं वो किसी एक प्लेस में नहीं टिकते हैं, वो अपने एनिमल्स को लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेंडर करते रहते हैं। जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दूं इंडिया में, तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे नोमैडिक हर्डिंग्स, नोमैड्स होते हैं, इनको नोमैड्स बोला जाता है। नोमैडिक हर्डिंग जो करते हैं उनको नोमैड्स बोला जाता है। तो कुछ नोमैड्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब सर्दियां आती हैं, तो आपको पता है कि हिल के जो टॉप एरिया है, सर्दियों में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बर्फ से घिर जाएगा। ओके, अब बर्फ घिरने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपके जो लो लैंड हो गए, जो हिल के लो लैंड एरिया हो गए, ये वाले एरिया हो गए, यहाँ पर आपको वेजिटेशन मिल जाते हैं। ओके, तो क्या होंगे, क्योंकि इनको अपने ग्रेजिंग लैंड चाहिए, क्योंकि अपने एनिमल्स को इनको चारा देना है, तो इसके लिए इनको ग्रेजिंग लैंड चाहिए। तो ग्रेजिंग लैंड इनको क्या लो लैंड से मिल जाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, विंटर सीजन में क्या करते हैं यही नोमैड्स, क्या करते हैं, आपके जो फुट हिल्स होते हैं, मतलब जो हिल्स के जो फुट एरिया होता है, जो डाउन एरिया होता है, उधर आकर ये अपना सर्वाइव करते हैं 6 महीने। ओके, यहाँ पर इनको ग्रेजिंग लैंड मिल जाता है, अपना यहाँ पर थोड़ी देर अपना छोटा मोटा घर बना के अपना यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे ही समर आता है और ऊपर जो आपके टॉप हिल्स है, उधर जो आपका जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाती है, और इसके बाद यहाँ पर अपने जो ग्रेजिंग लैंड है, धीरे धीरे वो अपना फलित होने लग जाते हैं, मतलब फूलने लग जाते हैं। इधर जो प्लांट्स अपने आप ही धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगेन ये मूव कर जाते हैं आपके टॉप हिल्स। तो इस तरह से क्या इनका अप एंड डाउन जो है पूरे साल भर चला रहता है, कभी 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे, इनका जो अप एंड डाउन चलता रहता है। ऐसे ही आपके जो कैमल है, जो मतलब जिस साइड से आपके कैमल को लेके भी इसी तरह से मूव होता रहता है, जैसे कि आपका राजस्थान एरिया हो गया। इसके अलावा याक हो गया, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं। इसके अलावा शिप हो गया, शिप रियरिंग के लिए भी होते हैं। शिप आपको ज्यादातर जो बर्फीली एरिया है, जो आपके
जैसे ठंडी एरिया है उन्हीं पे मिलेंगे, क्योंकि शिप और याक जो दो ऐसे एनिमल्स है जिनमें बहुत ही ऊपर जो उनकी जो कह सकते हो स्किन जो है वो फर से लदी होती है, जैसे कि वो ऐसे ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह से आपका जो नोमैडिक हर्डिंग पॉसिबल हो पाती है। ये बेसिकली आपको एरिड, सेमी एरिड या फिर बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में देखने को मिलेगा। तो एरिड और सेमी एरिड में भी वही चीज आ जाती है जिसमें कि क्या बारिश नहीं होती है। ओके, एरिड एंड सेमी एरिड का मतलब ये जिसमें कि बारिश बहुत कम होती है। ओके तो एरिड एंड सेमी एरिड में जैसे सबसे ज्यादा आपका जम्मू एंड कश्मीर का एरिया होगा, लेह लद्दाख वाला एरिया होगा ठंडी वाला। उसके अलावा लेह एंड लद्दाख, ओके बेसिकली यहाँ का कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया। इसके अलावा सहारा, इंडिया अब वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो आपका सहारा डेजर्ट जो हो गया, सहारा डेजर्ट इसी के अंदर आ जाता है आपका। एंड इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका आप देखेंगे, सेंट्रल एशिया में भी आप इस तरह की चीजें देखेंगे। तो ये सारे आपके कुछ मेजर लैंड्स हैं जो आपको नोमैडिक हर्डिंग को शो करते हैं, और ये सारे आपके प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के एग्जांपल्स थे। अब आ जाते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, गहन निर्वहन कृषि। इंटेंसिव का मतलब सिंपल होता है क्या, गहन, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा डीपली खेती करने की कोशिश की जा रही है। ओके अब इससे इस टर्म से यह समझ सकते हैं कि अगेन ये भी वही चीज है जिसमें कि क्या है कि जो फार्म है वो अपने लैंड पर डिपेंडेंट है, इसमें भी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वो ग्रो करेगा। ओके तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, पहले नंबर तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें स्मॉल प्लॉट्स होते हैं। अब स्मॉल प्लॉट्स की वजह से उसको क्या होता है, अपने एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा खेती करके अपने फार्म, अपनी फैमिली को क्या करना है, उसका भरण पोषण करना है। ओके इसके अलावा सेकंड पार्ट हो गया आपका हाई पॉपुलेशन। ये ज्यादातर हाई पॉपुलेशन एरिया में की जाती है। अब जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो हाई इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कई लैंड पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हाई पॉपुलेशन है। और दूसरा ये कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ओके सो इसके अलावा जो हाई पॉपुलेशन होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि जो लैंड पर जो प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर चाहिए होते हैं। ओके इसमें रेगुलर लेबर चाहिए होंगे हमें, क्या है क्योंकि हम इसमें मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या रेगुलर लेबर चाहिए होते हैं, और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके इसके अलावा थर्ड जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड इरिगेशन। ओके मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन को ग्रो कर सके, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट अपना ले सके हम उस लैंड से। ओके अब इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसका है रीजन, वो आपका है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारे साथ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की नौबत आ जाती है। ओके अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है डिवीजन ऑफ लैंड। डिवीजन ऑफ लैंड, ओके अब डिवीजन ऑफ लैंड का मतलब क्या है, राइट एक फैमिली में एक पर्सन है या एक फादर है जिसके अगर 4 बच्चे हैं, मतलब 4 उसके चिल्ड्रन हैं, तो उस 4 चिल्ड्रन में क्या होगा कि उनको ये लैंड जो है उसको बांटना है। ओके और इसी लैंड को अगर मैंने क्या किया 4 लोगों में बांट दिया, तो अगर सिंपली ये कहे ये लैंड था जो कि एक पर्सन इसको ग्रो कर रहा था, इसका प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर हो सकता था, लेकिन एक पर्सन ने क्या किया, इसको अपने 4 बच्चों में अगर बांट दिया, तो क्या वो उसका जो लैंड फार्मिंग है, जो लैंड होल्डिंग है, वो क्या हो गई, छोटी हो गई। ओके लैंड होल्डिंग जब छोटी हो गई तो क्या उस एरिया में अब क्योंकि उसके भी अपने बच्चे हैं, उसको भी अपनी फैमिली है, उसको क्या करने की उसको उनको पालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ेगी उसको, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे और उसको मैक्सिमम मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो दिस इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, और जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है या किसी भी कंट्री में इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इंट्रोड्यूस हो पाई या फिर आई है। Okay, this is the subsistence farming. Okay, if you have any doubt, you can ask in comment box. Now let's move to commercial farming. तो commercial farming जो है इसके पूरी विपरीत है, मतलब पूरी अपोजिट हो जाती है आपके subsistence farming के। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो
क्रॉप ग्रो किया जाता है या एनिमल रेयर किया जाता है, उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सेलिंग इन प्रोडक्ट, सेलिंग इन मार्केट। ओके, मतलब कोई भी चीज प्रोडक्ट जो भी ग्रो किया गया उसको क्या होता है, दे सेल इन द मार्केट। ओके, और साथ में इनका मेन मोटिव होता है हाई प्रॉफिट, मतलब इनको अपने खाने के लिए नहीं होता, इनके लिए क्या होता है, इसको बेचना है जिससे कि उनको अपनी अर्निंग करनी है। तो इस तरह से इसका मेन यूज है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि जो भी चीज थी सब्सिस्टेंस में, उसका ये पूरा अपोजिट हो जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में जैसे कि आप ये कह सकते हो कि HYV सीड्स का यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है ताकि उनकी जो इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने जो खेती करी है वो खराब ना हो। ओके, तो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। सो अब इनके जो अगर पार्ट की बात करें तो बेसिकली कॉमर्शियल फार्मिंग 3 टाइप से की जाती है, दैट इज योर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से ही बात हो रही है, जिसमें कि मतलब क्लियर हो रहा है कि ग्रेन का इसमें प्रोडक्शन होता है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो, जैसे पहले भी मेरे कॉमर्शियल फार्मिंग में क्लियर है, जैसे कि क्या है, लार्ज फार्म्स होते हैं, इसमें छोटे फार्म्स नहीं होते, लार्ज लैंड होता है जिसमें कि आराम से किसी भी तरह का एग्रीकल्चर किया जा सकता है। कोशिश किया जाता है कि इसमें एक क्रॉप ग्रो की जाती है जिससे कि बड़े लेवल तक उसका जो आउटपुट है वो निकाला जा सके। साथ में जो क्रॉप की जो क्वालिटी होती है वो गुड क्वालिटी होती है। एंड मॉडर्न मशीनरीज का यूज किया जाता है। ओके, मॉडर्न मशीनरीज का यूज किया जाता है। साथ में इसका जो मेन क्रॉप्स मानी जाती है वो ज्यादातर व्हीट एंड मेज की जाती है, क्योंकि इसमें मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट है। ओके, अगर हम देखें, अगर एग्जांपल दें तो इंडिया में हरियाणा आपका जो है एंड पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब जो है दो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर राइस एंड व्हीट का ग्रो किया जाता है। ओके, एंड अगर हम उड़ीसा देखें, अगर इसको मतलब इसके जस्ट अपोजिट की बात करूं मैं, तो उड़ीसा जो है आपका बेसिकली बेस्ट एग्जांपल है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए, जिसमें कि ओके, सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए बेस्ट एग्जांपल, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्या राइस ग्रो किया जाता है। ओके, छोटे छोटे लैंड पर, ओके, अपने निर्वहन के लिए। अब आते हैं वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है वो आपका नॉर्थ अमेरिका है, जैसे हमने अभी मैप में देखा था, नॉर्थ अमेरिका। साथ में आपका यूरोप हो गया एंड एशिया का कुछ पार्ट हो गया। देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने साथ मैप हमेशा लेकर बैठिए, जिससे क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मैप है वो चीजों को, या देखिए कैसे तो कि पिक्चर जब आपके सामने होती है उससे आप ज्यादा जल्दी याद करते हैं इन कंपैरिजन की अगर वो रिटर्न फॉर्म में होता है। तो अगर आप मैप पर लगातार देखते रहेंगे, पॉइंट करते रहेंगे कि हाँ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, तो क्या है कि आपको वो प्लेसेस जल्दी याद होंगे और साथ में ये भी याद हो जाएगा कि अच्छा इस जगह पर ये चीजें है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैप को इसमें इंक्लूड करूँ, लेकिन कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उसको मैं इतना आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ मैप हमेशा लेकर रखें। ओके, नाउ कम टू मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो मिक्स्ड का मतलब समझ आ रहा है कि इसमें मिक्सिंग की जाती है, किसकी, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक्स आर रियर्ड। साथ में से क्या किया जाता है, लाइफ स्टॉक्स आर रियर्ड, साथ में फार्मिंग ऑफ फूड क्रॉप्स एंड फॉडर क्रॉप्स। ओके, मतलब क्या किया जाए, इसमें साथ में पशुपालन भी किया जाता है और फार्मिंग भी की जाती है। अब और वो दोनों क्या होता है, एक ही लैंड पर होता है, मतलब क्या सेम फील्ड होती है वो। ओके, सेम फील्ड में दोनों चीज होती है। अब ये सोचते हो कैसे, अब क्या होता है कि आपका जो राइस है, राइस को बारे में एक चीज होती है क्या कि राइस में पानी इतना चाहिए कि अगर उसकी फसल इतनी है तो उसमें राइस का जो लेवल है कम से कम उस फसल के आसपास होने चाहिए, कम से कम आपका
मतलब ये ले लीजिए कि 3 से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, अभी 3 से 4 सेंटीमीटर नहीं, एटलीस्ट ये कह सकते हो 10 सेंटीमीटर तक का, ये लिस्ट कह सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर उसमें चाहिए। 10 सेंटीमीटर तक का वाटर आपके राइस की फसलों में ऊंचा होना चाहिए, मतलब पानी जो है ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए फसलों में, राइस की फसल में। अब इसमें क्या होता है कि जब क्योंकि पानी ज्यादा है, वो धीरे धीरे पानी जो है वो जो फसलों में यूज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में उस पानी को यूज किस वे से किया जा सकता है, वहां पर साथ में हम क्या करते हैं उस पानी का यूज हम फिशिंग के लिए कर लेते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, फिश को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो साथ में क्या है, दो चीजें हो गई, आपका लाइफ स्टॉक भी हो गया, साथ में फार्मिंग हो गई, और साथ में मतलब राइस भी ग्रो कर गया, साथ में आपका फिशिंग भी हो गई। तो इसके अलावा साथ में एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने इस फार्म में क्या किया, हमने सीरियल ग्रो किया। ओके, सीरियल्स के साथ में हमने वेजिटेबल्स ग्रो किया, और वेजिटेबल ग्रो करने के साथ साथ हमने क्या किया, फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं। ओके, फॉडर क्रॉप्स जैसे कि आपकी हो गई अल्फा हो गई। ओके, अल्फा इज अ फॉडर क्रॉप, अल्फा अल्फा इसको बोला जाता है। उसके अलावा आपको एक है लुक्रीन करके आता है, ये आपकी फॉडर क्रॉप्स होती है सारी, फॉडर क्रॉप्स, अल्फा अल्फा। ओके, अल्फा एंड लुक्रीन। ओके, ये सारी आपकी क्या हो गई, फॉडर क्रॉप्स हो गए। तो इनको एक साथ उगाया जाता है, साथ में डेयरी एनिमल्स को साथ में रखा जाता है जो कि आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। और इनका जो यील्डिंग है वो हाई होती है, मतलब हाई जो इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। और हाई प्रोडक्शन की वजह से जो इसके जो लैंड सॉरी जो इसमें जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो भी हाई होता है। ओके, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एंड साथ में जो टेक्नोलॉजी है सबसिस्टेंस के कंपैरिजन में एडवांस होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये लोग, और मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न मशीनरीज का यूज ज्यादा करते हैं। और इसके अलावा एक फायदा इसका सबसे ज्यादा ये है कि इनको नेचुरली मैन्योर मिल जाता है। नेचुरली मैन्योर किसके थ्रू, क्योंकि मैंने बताया ये आप मिक्स फार्मिंग है, मतलब क्या है इसमें कि साथ में ये लोग डोमेस्टिकेशन भी करते हैं एनिमल्स का। तो जो भी उनका काउ डंक होता है, जो भी उनके डंक निकलते हैं बाहर, वो क्या करते हैं, नेचुरल मैन्योर का काम करते हैं उनके फील्ड के लिए। ओके, तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर कौन से एरिया में डेवलप हो पाया, वो आपका ज्यादातर हो पाया साउथ अफ्रीका के एरिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यूरोप हो गया। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि ये वही कंट्रीज है जो कि अफोर्ड कर सकती है एडवांस टेक्नोलॉजी को, और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इन कंपैरिजन टू इंडिया की जो फार्मर्स है उसके लेवल में अच्छा होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी मिक्स फार्मिंग के अंदर। अब आते हैं आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप बेसिकली आपके फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इंट्रोड्यूस किया गया आपके यूरोप में। ओके, firstly introduced in Europe, जिसमें कि क्या है, हम प्लांट ग्रो करते हैं। अब प्लांट किस तरह के, बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी एक लैंड पर क्या होता है, सिंगल क्रॉप ग्रो करी जाती है। और वो कौन सी क्रॉप्स होती है, जैसे कि आपकी हो गई शुगर केन, ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, शुगर केन, टी एंड कॉफी। इसके अलावा आपका हो गया बनाना, रबर, कैश्यू। ओके, ये सारे ऐसे हैं सिंगल क्रॉप्स होते हैं जो कि एक बड़े फार्म लैंड पे किया जाता है, क्योंकि इनसे जो है आउटपुट जो है, मतलब जो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि महंगे बिकते हैं और इनमें जो फायदा होता है वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा होता है। अब इसके साथ में इनके साथ एक इसका रीजन क्या है, फर्स्ट इज कि पहला नंबर तो ये लार्ज एरिया पे किया जाता है। मैंने बताया लार्ज स्टेट, वी नीड लार्ज स्टेट फॉर दिस प्रोडक्शन। एंड उसके बाद इसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब क्या है, ये कह सकते हो कि इसे स्मॉल फार्मर्स के मुश्किल होता करना, इसमें ह्यूज कैपिटल लगता है, मतलब पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसी कह सकते हो कि स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं, पुअर फार्मर्स होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न में आप इसी वजह से देखेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं इंडिया के, वो इन कंपेरिजन टू जो आपके
सेंट्रल जो आपका इंडिया है, सेंट्रल इंडिया के कंपैरिजन में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो फार्मर है उनकी कंडीशन जो है वो काफी अच्छी होती है। ओके, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इन कंपैरिजन टू आपके जो सेंट्रल एरिया में जो आपके फार्मर्स हैं, सेंट्रल इंडिया में जो फार्मर्स है, कंपैरिजन उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो काफी अच्छा होता है। साथ में इसमें क्या होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं। अब स्किल्ड लेबर की, क्योंकि इसमें जो स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि जो आपकी जो प्लांट्स जो उसमें ग्रो होते हैं, या जैसे हम कॉफी या टी की बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जिससे कि हर पर्सन नहीं समझ सकता कि ये कौन सी पत्तियां हैं, कौन सा जो पौधा है उसे किस तरह से उसको तोड़ना है या उसको किस तरह से ग्रो करना है। तो इसके लिए हमें क्या, एक स्किल्ड लेबर होता है, या उसको मतलब सिखाया जाता है कि इस तरह से इस प्लांटेशन को इस तरह से ग्रो किया जाता है, तो वो पॉसिबल हो पाता है। तो साथ में इसके बाद क्या किया जाता है, एक चीज और देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन निकलता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो कोशिश किया जाता है कि उसी फार्म लैंड के पास में किया जाए, ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है उसे बरकरार रखी जा सके। ओके, तो ये कह सकते हैं क्या कि प्रोसेस हैपेंस टू नियर फार्म। ओके, नियर बाय होता है उस जो भी काम होता है। इसके अलावा इसके लिए क्या चाहिए, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेवलप चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होना चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन डेवलप क्यों होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। ओके, और बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। तो और दूसरी चीज ऐसी खेती है जैसे कि लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, तो इसे एक पर्सन के लिए कंजप्शन करना तो आसान चीज नहीं है। शुगर केन हो गया, ओके, तो इन सबका एक पर्सन कंजप्शन नहीं कर सकता। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो बेसिकली बेचने के लिए ही किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उस एरिया में डेवलप होना चाहिए, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके और मार्केट तक पहुंचाया जा सके। अब इस तरह की जो खेती है सबसे ज्यादा कहाँ पर डेवलप हो सकती है, इंडिया में आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में डेवलप हो सका है, और साथ में साउथ इंडिया में आपके जैसे कर्नाटका हो गया, वो कॉफी के लिए बहुत अच्छा एरिया हो गया। इसके अलावा श्रीलंका में देखेंगे आप, श्रीलंका में भी ये नेचुरल क्लाइमेट प्रोवाइड हो रहा है कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, और साथ में थोड़ा इन कंपैरिजन टू कुछ जो इसके एरिया श्रीलंका के, उसमें जो आपका नदर्न पार्ट ही कह सकते हैं, श्रीलंका का नदर्न पार्ट जो है वो टी को प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपका मलेशिया हो गया, ओके, मलेशिया के अलावा ब्राजील हो गया कॉफी के लिए, मलेशिया में आपका रबर प्लांटेशन हो जाता है बहुत अच्छा। इसके अलावा ब्राजील हो गया। तो ये आपके हो गए प्लांटेशन क्रॉप। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर कमर्शियल फार्मिंग। तो अभी आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, आगे का जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।